तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनीश सुधर मान्यवर 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। मगर मोदी जी करते हैं वो बताते नहीं, मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे। इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी, पाकिस्तानों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ सर कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो माँ बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं। मान्यवर, मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराई। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, एक कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सेशन में पारित कर दिया गया और पोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में पोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और ये कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी। आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो। मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ। मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलल्ला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ, 246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गए मन में। और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया? 100 दिन तक पूछते ही रहे, कहां गए, क्या किया क्या किया क्या किया।
अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? ये जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए, और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं, और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया, पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया, अब नहीं सुधरते हैं। दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं? पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मगर वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार है, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत, अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया, और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं मान्यवर। इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता।
मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी दृढ़ता के साथ हमारा। मान्यवर, कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछ रहे थे। और चलो, नाना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था साहब, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, क्या इसको चीन बेच दे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब हो। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में
हमारा विजय हुआ। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी, इस देश की दिवंगत प्रधानमंत्री जी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था मान्यवर। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता मान्यवर। इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया। पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया। हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए। आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे। मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने। और साहब, जनरल मानेकशॉ, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जनरल मानेकशॉ के इंटरव्यू में कहते हैं, शिमला में भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में, इसलिए मैं कोट अनकोट पढ़ाता हूं। आई टोल्ड हर, इनटू ब्रैकेट उन्होंने छापा है इंदिरा गांधी, दैट आई टोल्ड हर दैट ही, इनटू ब्रैकेट भुट्टो, आई टोल्ड हर दैट ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। और ये हमें पूछ रहे संधि क्या, हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि किस चीज की भी। हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था, और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए, अरे हमें पूछ रहे हैं। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता, मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े करती, आज तक देश पछता है। मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी देश की फजीहत कर, मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं। उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे हैं, जवान हमारे मरे हैं, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया मान्यवर। और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया। इनका आंतरिक मामला था मान्यवर, हमारा कोई लेन देन नहीं है। बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही, मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी। जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती। मान्यवर, आज ये लोग जो बोल रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी को G20 कई सारे देशों को मिला है। राजीव गांधी फाउंडेशन में एक स्टडी करा दो, हर देश में हुआ G20 और भारत में हुआ G20। हर देश की राजधानी में जाता है। मोदी जी G20 को हर राज्य में ले गए। माननीय, हमारी संस्कृति, हमारी क्षमताएं, हमारा पावर, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि पूरे अब तक के G20 सम्मेलन में सबसे सफल G20
सम्मेलन है। और मान्यवर, इसीलिए पूरी दुनिया में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष है। मान्यवर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये विदेश नीति की बात है, 27 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं। भाई साहब, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 140 मोदी जी ने देश को सम्मान दिला है, देश की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित किया है। तो मोदी जी का नेतृत्व जो है माननीय, भावुक नहीं है। भावुक नेतृत्व होता है वो रोने भी लगता है, कई बार शकम भी हो जाता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी है। मैंने देखा है कोरोना 370 ऑपरेशन सिंदूर ये सारा छोड़ दो, कोरोना में मैंने देखा है इससे बड़ी आफत इस सहस्त्राब्दी में भारत पर नहीं आई थी। अड़ीग होकर अपने रास्ते पर चलते रहे, और जब कोरोना समाप्त हुआ पूरी दुनिया ने कहा सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया। और उसका कारण जब ढूंढा गया, मैं भी स्टडी करने वाले कुछ लोगों को मिला था मान्यवर, जब कारण पूछा गया, स्टडी किया गया, तो सबने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार और 140 करोड़ लोग एक साथ कोरोना के सामने लड़ते थे। मजाक उड़ाते, घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा, दिया जलाने से चला जाएगा, कर्फ्यू करने से अपने आप चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था, जनता के मन में जागरूकता लाते थे। और जब, मुझे तो ठीक याद है, मोदी जी ने टीम गठित की टीका बनाने के लिए, तब जयराम रमेश जी, नाम मत लीजिए, रिकॉर्ड पर मत लीजिएगा, तब कांग्रेस वाले इनका मजाक करते थे कि भारत टीका बना लेगा। मान्यवर, सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में भारत है, और इसी के कारण हम बचे थे। मान्यवर, 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो गया, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुल भारत में है, विश्व का सबसे लंबा पुल भारत में है। देश का सबसे लंबी अटल सेतु भारत में बनी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल मोदी जी के समय में हुआ और सबसे बड़ा NH भी मोदी जी के समय में बना। और सबसे बड़ी उपलब्धि कई पीढ़ियों से गरीबी जिनको दस रही थी मान्यवर, 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, गैस, शौचालय, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का इलाज देने का काम। ये नहीं समझ रहे। आपकी जो इच्छा हो, मैं मान्यवर
एनालिसिस के साथ इस सदन में जिम्मेदारी के पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी भारत की आजादी का इतिहास 25 साल के बाद शताब्दी के वर्ष लिखा जाएगा, ये मोदी एरा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, किसी ने समझा। और मान्यवर, कई सारे चीजें जो भारत के स्वाभिमान से साथ जुड़ी थी, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के सम्मान के साथ, वो सारी चीजों को इन्होंने 75 साल तक लटका कर रखा। मैं आज एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। अचीवमेंट जो हुए, आर्थिक विकास हुआ है, प्रजा का आत्मगौरव उड़ा है। आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया, यूसीसी शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रंग चंग के साथ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा पर हमने बल दिया, काशी उज्जैन शारदा पीठ करतारपुर कॉरिडोर बनाए, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया, योग को वैश्विक पहचान दिलाई, नया नौसिक सैनिक चिन्ह वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के निशाने पर रखा, संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्वदेशी निर्माण किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर सुभाष बाबू और परमवीर चक्र विजेता बने हुए हमारे सेनानियों पे एक साथ रखे। और इसके साथ साथ कई सारी उपलब्धियां ये एरा में हुई। माने और सबसे बड़ी उपलब्धि है 2047 में मुझे एक विदेशी पत्रकार ने कहा, मैं लंबा बैठा था, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहता। अब मैं जो सुनना चाहता था तीसरे ही वाक्य में आ गया कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उनको पूछा क्यों? उन्होंने कहा अब तक भारत ने अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया था, कैसे अचीव करता। मैंने बोला अब क्या हुआ कि अब मोदी जी ने तय कर दिया कि जब 100 साल का भारत होगा, आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व में हर एक क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होंगे और महान भारत। और मान्यवर, मुझे मालूम है मोदी जी का ये भाषण, मोदी जी का संदेश आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना हुआ है और मुझे विश्वास है 140 करोड़ भारतीयों पर और हमारे युवाओं पर। शायद हमें से काफी लोग 2047 में नहीं होंगे, परंतु 2047 में जो भी भारतीय होंगे वो देखेंगे कि विश्व में भारत नंबर 1 बन चुका है। मान्यवर, भारत को नंबर 1 बनना है तो हमारी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, युद्ध होता है तो हमला वहां पर से भी होता है, यहां से पर से एक भी हमला ऐसा नहीं जाएगा जिसका जवाब दिया नहीं जाएगा और आतंकवाद को हम समाप्त कर रहेंगे। 31/3/26 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका नहीं। और अंत में जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सम्मान के साथ उनका धन्यवाद कर और फिर से एक बार ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी को पूरे सदन की ओर से और व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत बहुत साधुवाद देकर The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 31st July 2025. जब तक आतंकवाद नहीं रुकता तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं। गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना होगा। राहुल गांधी का चीन पर बयान सुना। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे भी कोट किया, 3 पीढ़ियों से चीन प्रेम चला आ रहा है। नेहरू ने चीन को अक्साई चिन्ह दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया। चीन के राजदूत से चुपके मिले राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह ने बात बताई। आतंकवाद पर कांग्रेस को लेकर घेरा। सोनिया गांधी ने आतंकियों के लिए आंसू बहाए। हिसाब देने के डर से कांग्रेस सदन से भाग गई। कांग्रेस के राज में दाऊद इब्राहिम भागा। इकबाल भटकल कांग्रेस के राज में भागा। रियाज भटकल, आतंकवाद पर कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं।
छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।